सर मेरा पहला सवाल ये है कि आपने 22 साल शेयर बाजार को दिए। हम्म। ये जो बदलाव अभी आप बैठे हैं ना फिन इन्फ्लुएंसर्स और इन सब दौर पे, ये बदलाव शुरुआत कैसी थी सर इसकी, मतलब शेयर बाजार की? भाई देखिए, जैसे अब आपने कहा कि अब आपने कहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा 22 साल हो गए तो काफ़ी अरसा हो गया। और इस पीरियड में देखिए लकीली मैंने मार्केट को इवॉल्व होते हुए देखा है कि 22 साल पहले तो देखिए शेयर बाजार पर किसी का यकीन नहीं था। जी। तो बहुत छोटा मार्केट था आज की तुलना में, उस समय भी बड़ा लगता था लेकिन आज और बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। और जो पार्टिसिपेशन है वो अनबिलीवेबल है। तो उस समय देखिए उतना पार्टिसिपेशन नहीं था। मुझे याद आता है जब मैंने नई नई शुरुआत की थी और मैं लोगों को कहता था मैं चार्ट्स देखता हूँ, तो कोई विश्वास ही नहीं करता था, सीरियसली नहीं लेता था। चार्टिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं थे, चार्ट्स पर किताबें उपलब्ध नहीं थी। तो वो एक अलग दौर था जब बाजार नया नया था। और आज आप देखते हैं तो पूरी तस्वीर बदली हुई है। आज तो हर घर में चार्टिस्ट है। तो कैसे स्टडी कैसे होती थी उस टाइम? लाइक देखिए उस समय क्या था कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया, यानी कि जब सीरियसली मैं इसमें इन्वॉल्व होने लगा, उस समय क्या था कि नया नया 2000 का क्रैश हुआ था। 2000 में केतन पारिक जिसको स्कैम कहा जाता है, तो वो समय था। दुनिया भर में ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भारी गिरावट हुई। पहले एक रैली हुई, एफोरिया हुआ, उन्माद हुआ, ऐसी तेजी हुई जो कभी देखी नहीं गई थी। और उसके बाद उसी अनुपात में गिरावट आई। वो गिरावट ऐसी आई जिसने लोगों को बिल्कुल ही शेयर बाजार से विमुख कर दिया। और उसी के बाद मैंने अपना करियर शुरू किया। तो उस समय क्या था, लोगों का ये कहना था यार शेयर बाजार कभी उठेगा नहीं, लेकिन वो जो दाम है उसके आज हम 10 गुना ऊपर चले गए। तो वो दौर था। तो उस समय क्या था कि शेयर बाजार पे एतबार नहीं था, विश्वास नहीं था। और उससे पहले 90s में हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था। तो होता क्या था कि बाजार में हर 5-6 साल बाद, क्योंकि स्कैम्स या इस तरह की कोई घटनाएं हो रही थी, लेकिन ग्रेजुअली देखिए हमारे यहाँ क्या हुआ, रेगुलेशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग। और वो 2000 के बाद ही शुरू हुआ। तो रेगुलेशन बेहतर हुआ, पार्टिसिपेशन बेहतर हुआ और ग्लोबल इंटरेस्ट भारत में बनने लगा। उससे पहले FIIs और ग्लोबल संस्थाएं भारत में बहुत छोटा पैसा डालती थी और बहुत कम छोटा मोटा पैसा आता था। 2000 के बाद थोड़ा ज़्यादा पैसा आने लगा। तो जब विदेशी पार्टिसिपेशन भारतीय बाजारों में बढ़ा, डीमैट हुआ, तो कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स और चेंजेस हुए जिसने मार्केट की बेसिक मैकेनिक्स को चेंज कर दिया। और जो लोगों के मन में डर थे वो धीरे धीरे करके कम हुए, लेकिन वो बैगेज नहीं गया। जो इमोशनल बैगेज वो दो बड़े इवेंट्स ने क्रिएट किया, उसके बाद 2008 में ग्लोबल मेल्टडाउन हो गया। तो फिर से जो एक विश्वास जमा था कि भाई बाजार में पैसा बन सकता है, वो 2008 की मंदी में फिर से वो हो गया। फिर उसके बाद सत्यम का इवेंट हुआ 2009 में। तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों को लगा यार सत्यम जैसी बड़ी कंपनी में ऐसा हो सकता है। तो वो जो जिसको कहना कि प्रॉब्लम ऑफ फेथ आप कहें कि वो विश्वास की कमी थी, वो एड्रेस हुई है इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो ये बहुत बड़ा चेंज हमने देखा है कि अब लोगों को विश्वास है कि नहीं, ये जो हमारा मार्केट है, इसके सिस्टम्स हैं, इसके प्रोसेसेस हैं, ये फेयर हैं और ये ट्रांसपेरेंट हैं और इसमें अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो वो सेफ़ है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने शुरुआत करी उस टाइम जैसा आपने बताया कि बहुत सारे रेगुलेटर्स थोड़े उतने हार्ड नहीं थे, स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट आज के टाइम पे सेबी बहुत इस पे क्लोजली नज़र रखता है। तो आपको क्या लगता है, आजकल बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं वीडियोस में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद वो बहुत से लोग इसका कोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। आप क्या सोचते हैं इन सब विषयों के बारे में फ्यूचर में? देखिए ऑल्दो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया की वजह से लोग बाजार में आए। अगर सोशल मीडिया नहीं होता या ये एक्सेसिबिलिटी नहीं होती तो शायद आप देखते उतने लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते जितने आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि हाँ, बहुत सारे फॉल्स प्रोमिसेस होते हैं। बहुत तरह से आप देखिए जो लोग सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या जो यूट्यूब पर आप देखते हैं, कई बार क्या होता है कि दैट इज़ नॉट कंप्लीट नॉलेज। तो जो व्यक्ति सुन रहा होता है, जो इसको देख रहा होता है, वो कई बार उन चीज़ों को जैसा वो समझता है वैसा ही वो इस्तेमाल करने लगता है। तो आइडियली क्या है कि इसको प्रॉपर ट्रेनिंग के ज़रिए सीखना चाहिए। तो अगर आप सोचें कि बिट्स एंड पीसेस में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसके बेसिस पर आप कोई ट्रेडिंग करके कुछ कर पाएंगे, तो वो कई बार सफल नहीं होता है। तो आइडिया क्या होना चाहिए कि थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, इसको सीखना चाहिए। और रहा सवाल रेगुलेशन का, तो रेगुलेशंस आर ऑलवेज गुड। तो रेगुलेशन से क्या होता है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होती है, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज आप बाकी दुनिया के सारे मार्केट्स के साथ भारत की तुलना करते हैं
तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मार्केट धीरे धीरे करके भारत का इवॉल्व हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा कैचअप इंडिया ने प्ले किया है। अगर आप देखिए पिछले 10 सालों की जर्नी, तो 10 साल 15 साल पहले भारतीय बाजार किस तरह के थे और आज किस तरह के रेगुलेशन हमारे यहाँ हैं और 10 साल बाद कैसे होंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे एक सेफ एनवायरनमेंट सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए क्रिएट होता है। तो रेगुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो ओवर रीच, सबके लिए रेगुलेशन सेम और वो अच्छी बात। परफेक्ट। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि जो इन्वेस्टर है 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता है शेयर मार्केट में और लॉन्ग टर्म उसका विजन है, तो वो 10,000 रुपये को किस तरीके से इन्वेस्ट करे सेक्टर वाइज, या लाइक अगर आप कुछ उस पर डिटेल में बता पाएँ। भाई देखिए, इसमें ना अमरीश जी देखिए 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को मिक्सअप कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है कि आप ना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का फ़र्क जो है वो कोई समझाता नहीं है और उस तरह से लोग उसको समझ भी नहीं पाते। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट डिसाइड कि ये पैसा इन्वेस्टिंग के लिए है या ये ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टिंग इज़ द एक्टिविटी, ये तो एक हैबिट है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से एज अ इन्वेस्टर आपको बताता हूँ कि शेयर बाजार इज़ मैजिकल। और शुरू में जब आप पैसा डालते हैं ना छोटा, उस समय क्या लगता है यार कब का कब बढ़ेगा। आज आप देखिए वॉरेन बफेट की उम्र 90 के आसपास होगी। 90 ईयर्स की एज में ही इज़ लुकिंग फॉर न्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन आप किसी 15 या 16 या 20 या 25 साल के युवा से बात करेंगे ना, तो कहते हैं सर ये मत बताइए 4-5 साल वाला, ये बताइए जो 1 साल के अंदर, कल 3 महीने। अरे 3 महीने ज़्यादा बोल दिया मैंने। लोग कहते हैं कि कल क्या बढ़ेगा, परसों क्या बढ़ेगा, हमें इतना लंबा नहीं इन्वेस्ट करना है। तो देखिए मार्केट्स का जो रियल मैजिक है दैट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा अपनी सोच को बदलें, इन्वेस्टिंग को अग्रेसिवली करें और इन्वेस्टिंग करने से आप देखते हैं कि इट विल चेंज योर लाइफ। तो जो आज आपका लेवल है, जो आप देखते हैं कि इतना सा पैसा डाला था आज इतनी बड़ी रकम हो गई, वो तभी होता है जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं। अभी आप कह रहे थे कि शेयर बाजार जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आने वाले 10 से 15 साल हो सकता है, क्योंकि बाकी अभी के हिसाब से बाकी सारी चीज़ें सही दिख रही है। कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट अभी के टाइम पे, जो आप देख रहे हैं कि हाँ यार शेयर बाजार को ऊपर जा रहा है। नहीं देखिए, सारे फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट का तो ऑफ कोर्स हर इकोनॉमी की ग्रोथ में गवर्नमेंट का तो सबसे पिवटल रोल होता है। और बहुत अरसे बाद हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई है। एक ज़माना था हमारे यहाँ कोलिशन पॉलिटिक्स होती थी, सरकार कितना समय चलेगी यही नहीं पता होता था, उसकी नीतियाँ कब तक लागू रहेंगी ये भी नहीं पता होता। आज वो जो क्लैरिटी है, जो सरकार की थॉट प्रोसेस है, जो ग्लोबल लीडरशिप इंडिया को मिली है, तो आप देखिए बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, देखिए ये छोटी नहीं है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में, हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है कि ये कंपनी बड़ी अच्छी है, तो कई बार उसके एम्प्लॉय मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको TCS या कोई भी कंपनी बड़ी अच्छी लगती है और उसका कोई एम्प्लॉय मिलता है, अब उसको पूछते यार तुम्हारी कंपनी तो बड़ी अच्छा काम कर रही है, कैसे ही चल रही है, तो कहेगा कहाँ यार हमारी कंपनी में कुछ नहीं है क्योंकि वो उस कंपनी का हिस्सा है, उसको उतनी वैल्यू उस चीज़ की नहीं होती। तो बिल्कुल वही बात है कि क्योंकि हम रोज़ इसको देख रहे हैं, शायद हमें इसकी इम्पोर्टेंस, हमें समझ आ रहा है कि अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन हम उतने एक्साइटेड नहीं होते। आप विदेशियों जब निवेशकों से बात करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, फंड मैनेजर्स से बात करते हैं, तो देखते हैं कि उनके पास विकल्प ही नहीं है। और जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, देखिए इतनी बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है लॉज की, रूल्स की, तो ये चीज़ें दुनिया में, और इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी मिडिल क्लास, दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास, तो ये जो कंजम्पशन है, ये सारी चीज़ें हैं, अगर कुल मिलाकर टोटल पैकेज को देखा जाए तो कोई भारत का पैरेलल अभी फ़िलहाल दुनिया में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये नो ब्रेनर है, सीरियस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसको अच्छे से करना चाहिए। हाँ, अब इसमें अगर आप चार्ट्स की मदद ले लेंगे तो होगा क्या कि आपको सही एंट्री मिल जाएगी, सही समय पर आप निकल पाएंगे, अपने प्रॉफिट्स और रिस्क को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए सबको, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हों या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हों, चार्ट्स के जरिए निर्णय लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि नॉर्मली जैसे एज अ, मुझे याद है, मैं अपने आप को ही ले रहा हूँ एज अ व्यूअर, क्योंकि 3 साल पहले मुझे समझ थी नहीं। देखिए शेयर के भाव कभी भी गिर सकते हैं। जैसे आज आपने कोई शेयर खरीदा 400 रुपये पर, वो 380 आ गया तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और आप इतने मायूस हो गए जैसे कि ये जो घटना है इसके लिए आप बिल्कुल तैयार ही नहीं थे, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि दाम घट भी सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि हर पॉसिबिलिटी के लिए ट्रेडर को प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर मैंने 400 पर ख़रीदा है तो ये कहाँ लिखा है कि दाम 380 नहीं आएगा या 350 नहीं आएगा। अगर 380 या 350 आता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, ये आपको उस समय सोचना चाहिए जब आप वो शेयर खरीद रहे हैं। क्योंकि जब मौका वारदात पर आप होंगे और दाम 300-350 होगा, उस समय तो हाथ पांव फूल रहे होंगे, उस समय तो आप वैसे ही निराश होंगे, मायूस होंगे, तो तब आप सही फैसला कर पाएं इसकी संभावना कम है। उस समय आप इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे।
तो उस समय आपको लग रहा होगा यार 50 रुपये का लॉस बुक करने से अच्छा है चलो इसको रख लेते हैं, या थोड़े शेयर और खरीद लेते हैं कि हल्का सा अगर उछाल आएगा तो मैं बस निकल कर बाहर आ जाऊंगा, उसके बाद कभी कसम खाता हूँ इसको देखूंगा नहीं। इस तरह के विचार मन में आते हैं। तो करना हमें ये चाहिए कि वी शुड बी रेडी विद अ प्लान फ्रॉम द वर्ड गो, यानी निवेश के बारे में सोचने से पहले अगर हम योजना बना लें अपनी पूरी कि अगर ये भाव आएगा तो मैं ये करूंगा, इस लेवल को प्राइस तोड़ेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ये लेवल तक आएगा तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, उसको फिर अमल करें। देखिए, एक है प्लान बनाना और दूसरा है प्लान को इम्प्लीमेंट करना। तो प्लान बनाना रफली ईजी होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में बड़ा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी साइकोलॉजी से लड़ना पड़ेगा। तो ये काम जो है ये धीरे धीरे करके, लेकिन विद ट्रेनिंग, विद प्रैक्टिस, विद डिटर्मिनेशन आप कर लेते हैं। तो जब आप पेशेवर ढंग से पैसा कमाने लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं कैसा भी बाजार हो मुझे तो पता ही है क्या करना है। थैंक यू सो मच सर, इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, बहुत कुछ सीखने को डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को मिला होगा। मैं चाहूँगा कमेंट्स करके वो बताएं उन्होंने क्या सीखा है। एंड थैंक यू सर अपना इतना वैल्यूएबल टाइम मुझे बहुत खुशी हुई अमरेश जी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।